हेलो जी। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आप डायरेक्ट 10+2 करने के बाद इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पर अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बना रहा हूँ कि अगर आप इंडियन आर्मी या किसी और फोर्स को या किसी और गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। और वैसे भी इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास हमेशा तैयार होनी चाहिए जब आप किसी जॉब के लिए जाना चाहते हैं। नंबर 1 जो है वो है 10th का सर्टिफिकेट। आप चाहे ग्रेजुएट हों, 12th पास हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों या रिसर्च की हो, डॉक्टरेट ली हो, 10th का सर्टिफिकेट आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के लिए वो बहुत वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद जो उसके बाद की पढ़ाई है, अगर आप कहीं 12th एंट्री में जाते हैं, मान लीजिए आप नॉन ऑफिसर कैडर में जाते हैं तो आपको 12th तक का जो मार्कशीट है वो लगाना पड़ेगा। आप ग्रेजुएट एंट्री में जाते हैं तो ग्रेजुएशन का लगाना पड़ेगा। तो जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है उसके ओरिजिनल्स प्लस फोटोकॉपीज़ ये आपको चाहिए होंगी। ये नंबर 1 है। नंबर 2 आधार। आजकल आधार कार्ड लगभग सब जगह पर हो गया है और कहीं पे भी आपकी रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट होती है तो आधार कार्ड, वैलिड आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए आपके पास में, वो भी आपको रखना पड़ेगा। उसके अलावा रेजिडेंशियल प्रूफ का काम आधार कार्ड भी करता है पर इसके अलावा भी आपके पास होना चाहिए रेजिडेंशियल प्रूफ, चाहे वो इलेक्शन कार्ड हो या कहीं पर कोर्ट से बनवाया गया कोई पेपर हो, वो भी आपको चाहिए। लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ। एक ये ज़रूरत है कि कई बार क्या होता है कि जो लोग अप्लाई करते हैं कैटेगरीज़ के अंदर जैसे SC ST OBC, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास वैलिड होना चाहिए, वैलिड कार्ड सर्टिफिकेट। और अब एक नया रूल आ गया है कि आपकी फ़ोटो भी साथ में होनी चाहिए और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट ये भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद NCC या स्पोर्ट्स, अगर आपने कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है जहाँ पर आपकी कोई पोजीशन रही है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, कुछ अच्छे अचीवमेंट्स आपके हैं या NCC आपने ज्वाइन किए, तो उसके जो रेलिवेंट, अगर आपको उसमें कुछ ऐसे रिव्यूज़ मिले हुए हैं अच्छे आउटस्टैंडिंग, तो आप उनके जो ओरिजिनल्स और फोटोकॉपीज़ हैं वो भी साथ लेकर जाइएगा जब कभी आपका रिक्रूटमेंट के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए नाम आता है। और अनमेरिड सर्टिफिकेट, बहुत सारे राज्यों में, गांव में एक प्रथा है कि बच्चा कम उम्र का होता है तो उसकी शादी कर दी जाती है। तो इसीलिए अब एक नियम बना दिया गया कि अगर आप 18 से कम के लिए अप्लाई करते हैं, कई बार 17, 17.5, 16, 16.5 में आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट एफिडेविट होना चाहिए कि आप अनमेरिड हैं। उसके बाद जो है पुलिस का NOC या करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तब बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी आर्मी की रैली में जाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। आपको पता है कि अब बहुत सारे राज्यों में रैली शुरू होने जा रही है रिक्रूटमेंट को लेकर। अगर आप उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बताइएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा उस चीज़ को लेकर। तो पुलिस का NOC चाहिए, यानी कि एक तरह से वो करेक्टर सर्टिफिकेट टाइप होता है कि पुलिस बोलती है कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है। उसके बाद अगर आपका डिफेंस में कोई रिलेटिव है, क्लोज ब्लड रिलेटिव, पापा, भाई, ऐसा कोई ब्लड रिलेटेड है तो आप उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ लेके जाइए, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि उसमें जो डिफेंस पर्सनल हैं उनके बच्चों को, उनके वार्ड्स को थोड़ा सा कंसेशन उसमें मिलती है। और एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि जितने डॉक्यूमेंट्स के मैंने नाम लिए, चाहे वो आधार कार्ड था और चाहे वो आपका कोई रेजिडेंशियल प्रूफ है या 10th का सर्टिफिकेट है या हायर एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, उसके अंदर नाम की स्पेलिंग डिट्टो वही होनी चाहिए जो आपके सर्टिफिकेट में है। क्योंकि अगर किसी सर्टिफिकेट में नाम इधर उधर है, थोड़ा बहुत चेंज है, तो आपके लिए दिक्कत आएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगा या आपको बोलेंगे कि इसको ठीक करवाओ, एंड इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो अगर आप में से कोई भी, और मैं अब आप बड़ों के लिए भी कह रहा हूँ कि ये सिर्फ अभी मैं कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा जो डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम और डेट ऑफ बर्थ ये मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो आपको कभी ना कभी लाइफ में दिक्कत ज़रूर आएगी इससे रिलेटेड। तो इसलिए आप इसको सबको कागज़ों को अपने ठीक रखा कीजिए। फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई इंडियन आर्मी में रैली में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसका जो मेडिकल है वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे। क्योंकि आपको पता है फिज़िकल, रिटन, मेडिकल
और ऑफिसर के लिए जाना है तो इंटरव्यू, ये पक्का होंगे ही होंगे। तो अपने आप को कैसे फिट रखें, कैसे देखें कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, क्योंकि कुछ जगहों पर मेडिकल जो है वो बाद में होता है, तब तक आप सारे प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं। और अगर आप उनको सक्सेसफुली कंप्लीट करते जाएं तो एक मन में उम्मीद जगती है कि मैं अब ऑफिसर बन जाऊंगा, पर हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आप मेडिकल में फेल हो जाएं। तो किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है मेडिकल टेस्ट के लिए आपका वेट जो है 50 kg मिनिमम होना चाहिए। अगर इतना वेट नहीं है तो आप यहाँ पर लेकर आइए, इसको मेहनत कीजिए थोड़ा सा। ये जो टैटू वैटू बनवा लेते हैं ये नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ें ना हो। अगर मैं नीज़ की बात करूं तो कुछ जगहों पर कुछ लोगों के जो नीज़ हैं वो नीचे से ऐसे खुले हुए होते हैं, वैसे वाली नीज़ नहीं चाहिए। कुछ में क्या होता है, इतना गैप होता है, वो भी नहीं चाहिए। एक स्टैंडर्ड गैप जो है वो इतना होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है, उतना गैप ही आपके नीज़ के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो लेग्स हैं वहाँ पर कुछ वीन्स कई बार विजिबल होती हैं, वो एक बीमारी का लक्षण है, वो नहीं होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आनी चाहिए। वेन्स तो सबके पास में है, टांग के अंदर, हाथों में, हर जगह पर है, पर वो बहुत ज़्यादा उभर के बाहर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जो आइज़ हैं उसमें जो आपकी ये जो ब्लैक कलर की जो पुतली होती है ये राइट लेफ्ट में आराम से घूम पाए, इसको भी वो चेक करते हैं। आपकी कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, उसको भी चेक करते हैं। उसके बाद आपका विज़न, यानी कि आप छोटे फ़ॉन्ट के अक्षरों को पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, उसको भी चेक किया जाता है। और ईयर्स को भी चेक किया जाता है। कई बार ईयर्स में वैक्स होती है तो वो टेम्प्रेरी अनफिट लिख देते हैं, तो अच्छा होगा कि आप अपने कान अच्छे तरह से ईएनटी स्पेशलिस्ट से साफ़ करवा के जाएं, या उनसे चेक करवा लें कि कहीं इसमें वैक्स या कोई फोड़ा फुंसी या पानी तो नहीं आता, क्योंकि ये बड़ी जनरल सी चीज़ें हैं, ये आमतौर पे लोगों के अंदर हो जाती हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने आप को उस तरह से फिट रखना शुरू कर दीजिए। कोई डिफॉर्मिटी है, कोई कमी है तो उस पर काम कीजिए। जैसे दांत हैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनको इनको भी देखा जाता है। डेंटल चेकअप में ये चीज़ें भी आती हैं। हार्ट बीट देखी जाती है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो अगर ये कमियां आपके अंदर हैं इनमें से किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप उसको टाइम रहते ठीक कर लीजिए। यूरिन टेस्ट ये भी लिया जाता है कि कोई बीमारी तो नहीं है। इसके अलावा पाम टेस्ट, पाम टेस्ट का मतलब है आपकी हथेली में अंदर की तरफ अगर ज़्यादा पसीना आता है, थोड़ा बहुत पसीना है तो ठीक है, ज़्यादा पसीना आता है तो ये भी एक बीमारी का लक्षण है, आप इसको भी ठीक कीजिए। ये वैसे भी ठीक करवाना ज़रूरी है, कल को डिफेंस में अगर आप नहीं भी जाना चाहते हैं तो अपने आप को फिज़िकली और मेडिकली आप फिट हों, उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ये चीज़ें फिट हों। फुल बॉडी एक्सरे लिया जाता है ये देखने के लिए कि कहीं आपने पीछे कोई एक्सीडेंट आपका हो गया हो या किसी ने आपको हिट किया हो, तो उससे कहीं आपकी बोन कोई टूट गई हो जो अब नॉर्मल वे में तो नज़र नहीं आ रही है, पर अंदर से वो प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर इनमें से कोई सी भी बीमारी किसी को है या डिफॉर्मिटी है तो ऐसे बंदे डिफेंस के लिए उतना सक्सेसफुली काम नहीं कर पाएंगे, वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे जो वहाँ पर चाहिए। हो सकता है ट्रेनिंग में ही आपको आउट करना पड़े, तो उसमें गवर्नमेंट का पैसे का भी नुकसान हुआ, आपका टाइम ख़राब हुआ, उम्मीदें जो आपने लगाई थी वो ख़त्म हो गई, और सरकार का भी नुकसान हुआ क्योंकि किसी और कैंडिडेट को वो जॉब मिल सकती थी, किसी और को ट्रेनिंग मिल सकती थी, वो नहीं दे पाए। उसके बाद एक टेस्टिकल्स भी चेक होते हैं। टेस्टिकल्स जो है मेल के अंदर जो यूरिनल वाला जो पार्ट है उसके नीचे हैं वो नॉर्मल साइज़ के होने चाहिए। अगर वो एबनॉर्मल हैं, ज़्यादा छोटे या ज़्यादा बड़े हैं, या कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी है जो नॉर्मल नहीं है, तो वो भी आप अच्छा होगा कि पहले किसी डॉक्टर से मिलकर अपने आप को थॉरली एग्जामिन करवा लीजिए। आज अगर 100 200 300 रुपये लग जाते हैं तो आपको कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि आपके अंदर डिफॉर्मिटी क्या है। अगर कोई दिक्कत होगी तो डॉक्टर उसका इलाज भी कर सकता है। उसके बाद अगर मैं रिटन टेस्ट की बात करूं तो इसका रिटन टेस्ट होगा। उसके अंदर जो है आपके रीडिंग स्किल्स जो हैं ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी कि आप कैपेबल हैं पढ़ने के लिए या नहीं है। यहाँ पर रिटन टेस्ट की डेफिनेशन अलग है कि कुछ चीज़ें आपको पढ़वा के देखी जाएंगी, पूछी जाएंगी। एक नेम सेक के लिए इंटरव्यू होगा कि आप थोड़ा बहुत बोल भी पाते हैं कि नहीं, तो आपका उसमें कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अपने आप को ठीक रखने के लिए नॉर्मल वे में, अगर आप डिफेंस नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तब ज़रूरी है, और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे सोल्जर या ऑफिसर बन पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है। और एक छोटी सी चीज़ मैं और लास्ट में जोड़ना चाहूँगा, देखिए जब जिसको जैसे मौका मिले वैसे काम कर लेना चाहिए। जब सर्वाइवल की बात आती है
या अर्निंग की बात आती है या देश सेवा की बात आती है। कल को मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, तो डिफेंस में चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उन तीनों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी सिपाहियों को, सेलर्स को दी जाती है कि वो ऑफिसर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं एक बार सिपाही ज्वाइन करने के बाद भी। तो आप अगर मेहनत करते हैं तो वो ऐसे लोग जो ऑफिसर बनते हैं वो भी सक्सेसफुल ऑफिसर बनकर, कमीशन ऑफिसर बनकर अपना काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। मेरे आज भी कई दोस्त हैं जो नेवी में कमांडर लेवल पे हैं। मैंने तो बहुत पहले छोड़ दी थी जॉब, पर वो आज भी, अब क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने प्रूव किया कि दे डिज़र्व मोर एंड बेटर, और वो आज भी डिफेंस में अच्छी पोस्ट पर हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जिनको ये लगता है कि मेरी एंट्री, क्योंकि 12th पास की एंट्री सिपाही में भी हो रही है, और 12th पास की एंट्री मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 12th पास की एंट्री डायरेक्ट लेफ्टिनेंट में भी हो रही है, 12th पास की एंट्री एनडीए में भी होती है ऑफिसर बनने के लिए। तो एंट्री तो 12th की है, यानी कि क्वालिफिकेशन 12th की है, पर उसके बाद जो काम होगा, जो पोस्ट मिलेगी, वो सबको अलग अलग मिलती है। ऐसा किस वजह से हुआ? नंबर 1, पहला कारण हो सकता है आपके अंदर अवेयरनेस ना हो, आपको पता ही ना हो कि ऑफिसर एंट्री के लिए क्या करना होता है और सिपाही की एंट्री के लिए क्या करना होता है। दूसरी बात हो सकता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, हीन भावना हो कि मैं तो ऑफिसर बनने के लायक नहीं हूँ। इग्नोरेंस और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दो के बाद तीसरा हो जाता है अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि जब आपने मूड बनाया कि मुझे अप्लाई करना है, उस समय सिर्फ सिपाही की भर्ती हो रही हो, तो आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, यही सही। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो शुरू के 2-3 साल ट्रेनिंग के बाद मेहनत करके यू कैन ऑलवेज अपग्रेड योर सेल्फ। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, और ये सिर्फ डिफेंस के लिए ही नहीं है, सब जगह एप्लीकेबल होता है कि हमारे कागज़ पूरे होने चाहिए, सारे पर्टिकुलर्स ठीक होने चाहिए। आज ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को निकाल के चेक कीजिए। कई बार क्या होता है, फादर्स नेम गलत होता है या अपने नाम की स्पेलिंग गलत होती है, गलत, चाहे वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो या हमने फॉर्म भरते समय गलत लिख दी और जो क्लर्क थे उन्होंने भी उसको वैसे की वैसी कॉपी कर दिया बिना जांचे हुए। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि 10th के सर्टिफिकेट पे कोई और नाम होता है, या फादर्स नेम गलत होता है या मदर्स नेम गलत होता है, और 12th के वाले में कुछ और हो जाता है। तो कहीं कुछ गलती हमारी होती है और कुछ उनकी होती है, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसको क्रॉस एग्जामिन करें, चेक करें उसको। वो डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरह से देखते नहीं है और वो गलत नाम जो है आगे तक चला जाता है। फिर दिक्कत तो आप ही को आने वाली है। उस बंदे को जाके कोई नहीं पूछने वाला, उस क्लर्क को कोई कुछ नहीं कहने वाला, पर आपको दिक्कत आने वाली है कि आपने अपने पर्टिकुलर्स चेक क्यों नहीं किए। इससे ये भी पता चलता है कि आप कितने जिम्मेदार हैं, कितने अवेयर हैं अपनी चीज़ों को लेकर। और जो इंसान 15, 20, 25 साल का हो गया, वो खुद इतना जिम्मेदार नहीं है कि अपने पेपरों को ठीक तरह से देख पाए, वो देश की या दूसरे काम की कैसे जिम्मेदारी ले सकता है। इसलिए भी दिक्कतें आएंगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए, कहीं पर फॉर्म भरते हैं सोच समझ के कीजिए, शरीर का ध्यान रखिए कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन कल को कहीं पे भी होता है कि आप उसके लिए सचमुच फिट हैं। तो जो टेस्ट मैंने बताए ये ज़रूर करवा के अपने आप को परख सकते। थैंक यू। हाँ, और आर्मी में अगर जाना है, डिफेंस में जाना है, तो फिज़िकल फिटनेस ज़रूरी है। अपने आप को बिल्कुल फिट रखिए, नहीं जाना तो वैसे भी ज़रूरी है, पर अगर इसमें जाना है तो आपको अपने आप को फिज़िकली फिट करना ही पड़ेगा। थैंक यू।